सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो साथियों, अपने जो पुराने पेपर की जो सीरीज़ है उसके अंतर्गत आज हम जो पेपर करने जा रहे हैं वो पेपर है साथियों जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए थे अभी 2023 में, जिसमें ग्रुप सी का पेपर है वो अपने कर चुके हैं और आज अपने ग्रुप डी का जो पेपर था उसकी शुरुआत है वो अपने करने जा रहे हैं। तो ये ग्रुप डी का जीके का पेपर है, इसको आज अपने देखेंगे। तो जिस साथी ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं, ग्रुप सी का पेपर नहीं देखा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और ग्रुप डी का किस प्रकार का पेपर था, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको देखते हैं, ताकि जिनका अभी सेकंड ग्रेड का ग्रुप ए और बी का जो रद्द एग्ज़ाम हुआ था वो दोबारा होने वाला है, तो उनको काफ़ी इन क्वेश्चन से सहायता मिल सकती है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और उन साथियों को आप वीडियो को अवश्य शेयर करें जिनका भी 30 जुलाई को एग्ज़ाम है। और साथ ही में आपको बता दूं कि अपने चैनल पर जो कक्षा 10 की आरबीएससी की बुक है उसका अध्ययन भी करवाया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें। तो साथियों, आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है साथियों, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन है वो सम्मिलित नहीं था, ये बताना है। मतलब 3 लोग इसमें सम्मिलित थे और एक है वो शामिल नहीं थे, तो वो कौन से हैं ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों, युगल किशोर चतुर्वेदी ये शामिल थे, और चिरंजीव लाल शर्मा ये भी शामिल थे, और भोलानाथ ये भी शामिल थे। तो साथियों, प्रेम नारायण माथुर है वो इसमें मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रेम नारायण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उद्दण की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो किसान आंदोलन कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर, बूंदी, बेंगू और सीकर। तो साथियों, यह घटना है वो कुदन की जो घटना है ये सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, सीकर किसान आंदोलन से। नेक्स्ट देखिए साथियों, नागनेची माता का मंदिर स्थित है। तो साथियों, जो नागनेची माता का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। तो साथियों, इस क्वेश्चन में जो आरपीएससी ने मॉडल आंसर की जारी की है उसमें स्टार लगाया है, तो इसमें कोई फिक्स आंसर है वो नहीं है, तो मैं भी आपको यहाँ पर कोई आंसर है वो इस क्वेश्चन का नहीं बता रहा हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, चिल्ला का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। तो साथियों, यहाँ पर कहीं चिल्ले का टोला लिखा है, कहीं चिल्ले का टीला भी लिखा हुआ एग्ज़ाम में आया है कई बार, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। तो इसमें जो चिल्ले का टोला या फिर टीला है किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है, तो ऑप्शन आपके सामने है, जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो साथियों, ये जयगढ़ दुर्ग के पूर्ववर्ती नाम है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर आपको जो चित्रकार है जो बीकानेर से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है, यानी 3 है वो बीकानेर से संबंधित है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पुराने पेपरों में काफ़ी बार पूछे गए हैं और उम्मीद है भविष्य में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। तो देखिए साथियों, अली रजा या अली राजा ये बीकानेर से संबंधित है, हमीद ये भी संबंधित है और अहमद ये भी संबंधित है। तो साथियों, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, साहिब राम ये जयपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट देखिए अपना क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। तो कान में क्या पहना जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, सुरलिया, मटरमाला, तकिया और मुंदरी। तो साथियों, इसमें जो सुरलिया है ये कानों में पहना जाता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है, संक्रिया नृत्य संबंधित है। तो साथियों, जो संक्रिया नृत्य है वो कालबेलियों से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा, संक्रिया नृत्य कालबेलियों से संबंधित है। 8वां और अगला अपना क्वेश्चन है, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता हैं। तो आपको बताना है नेमिनाथ बारहमासा के जो रचनाकार है उनका नाम आपको बताना है। तो साथियों, ये थे पलहण, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता पलहण। नेक्स्ट देखिए, चारण चर्चाएँ से क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा गया है।
तो साथियों इसमें ऑप्शन आपके सामने है करणी माता की स्तुतियाँ, चारण लोकगीत, चारण आख्यायिकाएँ और चारण उत्सव। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, करणी माता की स्तुतियाँ हैं वो चारण चर्चाएँ कहलाती है। ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्यपाल किसे है वो पद की शपथ नहीं दिलाता। तो नहीं दिलाता ये आपसे पूछा है, यानी 3 लोगों को राज्यपाल है वो शपथ दिलाते हैं। एक ऑप्शन है जिसमें उन्हें शपथ राज्यपाल नहीं दिलाते, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को और राज्य के मंत्री को। तो साथियों राज्यपाल हैं वो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाते, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। बाकी तीनों सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति है वो प्राप्त है। तो ऑप्शन आपके सामने है, समाधान की शक्ति, अध्यादेश की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति और मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति। कौन सी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों, और मैं आपको बता दूं कि साथियों जो मॉडल आंसर की आरपीएससी ने जारी की है, क्योंकि फाइनल आंसर की है वो सेकंड ग्रेड का जब इनका रिजल्ट आएगा तभी जारी होगी। तो आप ध्यान रखें कि मॉडल आंसर की के आधार पर अपने ये पेपर सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3 और 10। तो साथियों यहाँ पर है जो आपका आंसर होगा वो होगा 1 महिला है वो इनसे पहले राजस्थान की मुख्य सचिव रही है। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत करता है। किसे प्रस्तुत करता है? राजस्थान लोक सेवा आयोग भारत के राष्ट्रपति को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान की राज्य विधानसभा को और संघ लोक सेवा आयोग को। तो साथियों जो राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीसी है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही है। यानी एक कथन है वो सही है, बाकी 3 है वो गलत है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको मैं सीधा ही यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन चारों ही बड़े हैं। तो इसमें जो 3 नंबर जो ऑप्शन में जो बात लिखी है वो बिल्कुल सही है। मैंने पहले पेपर का विश्लेषण किया था। तो साथियों 3 नंबर ऑप्शन में जो लिखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि या फिर 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का जो सदस्य है उसकी जो सेवानिवृत्ति आयु है वो होती है 62 वर्ष, या फिर 62 वर्ष या फिर 6 वर्ष की अवधि, दोनों में से जो भी एक पहले पूरी होगी वहाँ तक उसका कार्यकाल है वो रहेगा। तो आप 62 वर्ष और 6 वर्ष याद रखें, ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये फैक्ट है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट देखिए साथियों अपना 15वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है वो आपको बताना है। यानी 3 कथन यहाँ पर सही है और ये गलत है। और इस क्वेश्चन में भी साथियों आरपीएससी ने है वो स्टार लगाया है अपनी जो मॉडल आंसर की जारी की थी उसमें। तो इस क्वेश्चन को भी अपने इसका आंसर है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई फिक्स आंसर है वो नहीं माना गया है, तभी इसमें स्टार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। यानी 3 है वो पंचायती राज से संबंधित है। तो ऑप्शन इसमें देखिए साथियों, अनुच्छेद 243 ये पंचायती राज से संबंधित है, और अनुच्छेद 40 ये भी पंचायती राज से संबंधित है, और 11वीं अनुसूची ये बिल्कुल पंचायती राज से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। अनुच्छेद 41 है वो पंचायती राज से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष है वो कौन होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है,
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। तो साथियों यही है वो राजस्थान की विधानसभा की जो कार्य मंत्रणा समिति है उसके अध्यक्ष होंगे। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा इसमें, बाकी ऑप्शन है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए अपना 18वां क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था। तो साथियों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाए गए थे। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा गुलाब चंद कटारिया को 15वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर है वो बनाया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार उस समय करंट जीके में पूछा गया है 2-3 एग्जाम में, तो ये याद रखें। जो 15वीं विधानसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर है वो गुलाब चंद कटारिया थे, और वर्तमान में इन्हें असम का राज्यपाल है वो बना दिया गया है। तो और वैसे ये नेता प्रतिपक्ष थे, तो इनकी जगह वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष है वो राजेंद्र राठौड़ को बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए साथियों अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन में ऑप्शन आपके सामने है 1993, 2009, 1985 और 2018। तो साथियों अंतिम बार राजस्थान विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 1985 में। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर लेते हैं ताकि अपने ऑप्शन सभी दिखाई दें। तो देखिए साथियों, राजस्थान के डेल्फिक खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो साथियों यहाँ पर 2 कथन आपको दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान के निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, ये कथन साथियों इसमें गलत दिया गया है। तो 1 नंबर कथन है वो सही है। तो इसके आधार पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो इसमें साथियों जो राजस्थान ने स्थान प्राप्त किया था वो था, पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित ये क्वेश्चन है, और इसमें जो आंकड़े पूछे गए हैं साथियों उन्हीं आंकड़ों को अपने एक वीडियो डाला है मैंने, राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन। उस वीडियो को आप अवश्य देखें, कम से कम आप 2 या 3 बार अवश्य देखें। सिर्फ 15 मिनट का वीडियो है और राजस्थान की जनगणना का टॉपिक आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और वो उस वीडियो में उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है जो बार बार पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, और वो सभी फैक्ट इसी क्वेश्चन के अंतर्गत भी है। तो आप एक तरह से देख सकते हैं कि ये उदाहरण आपके सामने है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपसे पूछा है 2011 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प है वो आपको बताना है। तो साथियों देखिए, लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ये बात सही है। इसके बाद में बाल लिंगानुपात घटा है, ये भी सही है। और जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, ये बात भी सही है। और तीसरा जो कथन है साथियों, ये यहाँ पर गलत दिया गया है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व बढ़ा है, तो ये कथन गलत है। तो इसमें आपसे पूछा है गलत कथन, वो आपको बताना है। तो तीसरा है वो गलत कथन है, और तीसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा। साथियों आप जनसंख्या वाला वो वीडियो अवश्य देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हीं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। सुनिधि चौहान, अल्पना तिवारी, अपूर्वी चंदेला और अवनी लेखरा। तो साथियों इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अवनी लेखरा है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है। ये करंट जीके के क्वेश्चन है साथियों। तो आप देखिए इसी प्रकार के जो करंट जीके क्वेश्चन है उनके इर्द गिर्द आप अवश्य पढ़ करके जाएँ। तो देखिए साथियों, 10 से 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना हस्तशिल्प नीति से संबंधित, इसको भी अपने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई, तो ये कथन सही है। और इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, तो ये कथन भी सही है।
और यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये कथन यहाँ पर गलत है। और विलुप्त होती परंपरागत हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है, ये कथन सही है। तो इसमें आपसे जो सही नहीं है वो पूछा है, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो इसका ये तीसरा ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो राष्ट्रीय जमहूरी है उससे संबंधित पूछा गया है, और हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है राजस्थान के करंट जीके में। तो इसमें से आपको बताना है साथियों कि जो कथन सही नहीं है राष्ट्रीय जमहूरी से संबंधित, वो कथन आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। 18वीं राष्ट्रीय जमहूरी राजस्थान के पाली जिले में रोहट में आयोजित की जा रही है, तो ये कथन सही है। उस वक्त जब ये एग्ज़ाम हुआ था उस वक्त ये आयोजित हुई थी। और 18वीं राष्ट्रीय जमहूरी का ध्येय वाक्य है शांति के साथ प्रगति, ये बिल्कुल सही है। इस ध्येय वाक्य को आप विशेष करके याद रखें। राष्ट्रीय जमहूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है और कथन है साथियों, राष्ट्रीय जमहूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, ये कथन गलत है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जो ये है वो गलत है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन आंसर होगा। बाकी तीनों कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से किन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 है वो दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों ये पुरस्कार दिया गया था, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है वो आशीष पुरोहित को दिया गया था। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं दिया गया? यानी तीनों के प्रस्ताव दिए गए हैं और एक का नहीं दिया गया है, तो वो कौन सा है? देखिए इसमें राजस्थान चरम शिल्पकला विकास बोर्ड ये दिया गया है, राजस्थान राज्य रज्जक कल्याण बोर्ड ये भी इसका भी दिया गया है, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड ये भी दिया गया है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड, इसका प्रस्ताव है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है? तो साथियों विश्व की 90% जनसंख्या वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जहाँ पर आपको कूट का मिलान करना है। तो इसमें साथियों देखिए एक तरफ द्वीप दिए गए हैं और एक तरफ महासागर है वो दिया गया है। तो इसमें देखिए अपने गेलापेगोस द्वीप है, तो इसका संबंध होगा साथियों प्रशांत महासागर से। 2 नंबर ऑप्शन से इसका संबंध होगा। नेक्स्ट है कनारी द्वीप, इसका संबंध होगा साथियों अंध महासागर से। और फिर है डियागो गरासियो द्वीप, इसका संबंध होगा साथियों हिंद महासागर से। और न्यू साइबेरियन द्वीप इसका होगा 4 नंबर का 4 नंबर के साथ। तो 2 3 1 4 2 3 1 4, तो साथियों ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 4 में, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये वर्ल्ड के जीके से संबंधित क्वेश्चन है वो अब यहाँ पर आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन या फिर हवा है वो नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा मानसूनी हवाएं हैं वो एक भूमंडलीय पवन या फिर हवा है वो नहीं है, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। बाको इसके बाद में जो बाकी तीनों व्यापारिक हवाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य यानी SDGs है वो अपनाए गए थे? तो साथियों ये अपनाए गए थे आपके 2015 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, इसमें PDF साथियों ऐसे ही डाली गई थी तो थोड़ी सी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट देखिए अपने क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? तो ऑप्शन आपके सामने है कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा साथियों जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु त्वचा रंग के आधार पर नीति अपनाई गई थी, तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण में क्रम में व्यवस्थित यहाँ पर आपको करना है।
तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इसमें सबसे पहले आएगा पटकोई यानी बी ऑप्शन, उसके बाद में नागा, फिर उसके बाद में बेरिल और फिर आएगा मिजो। तो BCAD जो है वो आपका आंसर है। तो 2 नंबर ऑप्शन में ये BCAD दिया है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों अपना क्वेश्चन, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य लगभग 75% सेमी की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। तो साथियों ये वर्षा होती है कोरोमंडल तट के सहारे, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियाँ हैं, किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो साथियों ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, किसकी प्रजाति है? तो साथियों ये मैंग्रोव वनों की प्रजाति है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर होगा अंकलेश्वर, ये है इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए 40वां क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको जो सही कथन है वो बताना है। खाद्य तेल से संबंधित ये क्वेश्चन है, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों यहाँ पर जो कथन है वो अपने पढ़ते हैं। भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 तक आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है साथियों, अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया, ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है साथियों, और दोनों कथन सही दिए गए हैं तीसरे ऑप्शन में। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार से ये इस पेपर का पहला पार्ट अपने कर चुके हैं, और दूसरा पार्ट अब अपने कल की क्लास में करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों को, और जिन्होंने पहली बार वीडियो देखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।